तो हमारे पास बेसिकली ये चार इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड इज रेजोनेंस, थर्ड इज हाइपर कंजुगेशन एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. सो लेट्स डू ऑल ऑफ देम वन बाय वन. तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट. सो लेट्स सी एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड इट. सो दिस इज CS3 CS2 CS2Cl. अब इस कंपाउंड में क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा. सो क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी. सो इस कारण से क्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. सो वी विल राइट इट एज पार्शियल नेगेटिव चार्ज. और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. सो वी विल राइट इट एज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. सो जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट का पास वाले नेल्स पे ज्यादा इफेक्ट होता है और दूर वाले नेल्स पे कम इफेक्ट होता है. सेम उसी तरीके से क्लोरीन इज अ मैग्नेट एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेल्स. सो क्लोरीन का पहले कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहा क्योंकि वो बिल्कुल इसके क्लोज है. बट इससे दूर वाले कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे इसका इंपैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा. तो क्लोरीन सेकेंड कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को खींचेगा, पर उस इंटेंसिटी के साथ नहीं जितना इसने फर्स्ट कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचा था. सो क्लोरीन का सेकेंड कार्बन पे भी इंपैक्ट है बट कम इंपैक्ट है. सो वी विल राइट इट एज पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव. इसी तरह से थर्ड कार्बन पे भी इंपैक्ट होगा बट दैट इंपैक्ट विल बी मच लेस देन बोथ ऑफ दीज कार्बन. तो इसमें होगा पार्शियल 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 पॉजिटिव चार्ज. सो दिस थिंग इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने लगता है. सो ये था इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट इज अ परमानेंट इफेक्ट. जो ये डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गया है दैट इज परमानेंट, ये हमेशा ही रहेगा. दिस क्लोरीन विल बी पार्शियल नेगेटिव, दिस कार्बन विल बी पार्शियल पॉजिटिव. सो ये परमानेंटली क्रिएट हो गया. अब इंडक्टिव इफेक्ट भी दो टाइप के होते हैं. एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट. तो जो अभी हमने एग्जांपल किया दैट वाज माइनस आई इफेक्ट. माइनस आई इफेक्ट में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मींस जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचता है. सो क्लोरीन क्या कर रहा था? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा था. सो क्लोरीन वाज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. सो ये वाला हुआ माइनस आई इफेक्ट. और इसी तरह से साइनाइड, नाइट्रो और ब्रोमाइड, ये सब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं. सो ऑल ऑफ देम शोज माइनस आई इफेक्ट. अब नेक्स्ट है प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट का कंप्लीट ऑपोजिट होता है. माइनस आई इफेक्ट में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता था जो इलेक्ट्रॉन स्नैच करता था, और प्लस आई इफेक्ट में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. सो इन शॉर्ट वी राइट इट एज EDG, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. सो लेट्स सी एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड इट. सो दिस इज आवर अमीन ग्रुप. अब इस अमीन पे हमारे पास 3 मिथाइल लगे हुए हैं और ये तीनों मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं. मिथाइल आर पुशिंग देयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी. सो यहाँ पे लग रहा है प्लस आई इफेक्ट. अब मिथाइल के अलावा इथाइल, प्रोपाइल, ये सब भी प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं. ऑल ऑफ देम आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. अब ये इंडक्टिव इफेक्ट हमें कहां पे काम आने वाला है? सो लेट्स सी इट. सो वी हैव दीज 2 कार्बोकेटायन. अब इन दोनों कार्बोकेटायन में से हमें ये बताना है कि कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है. सो लेट्स सी इट. तो कार्बोकेटायन अनस्टेबल क्यों है? कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के कारण अनस्टेबल है. लुक एट दिस. हियर वी हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इट. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है और स्टेबिलिटी के लिए इसे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत. इलेक्ट्रॉन पुश करता है. सो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये पुश करेगा. तो मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस कार्बोकेटायन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी. सो ये वाला कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसके पास 3 मिथाइल्स हैं. बट दूसरे वाले केस को देखते हैं. दूसरे वाले केस में हमारे पास सिर्फ 2 मिथाइल हैं और ये मिथाइल स्टेबिलिटी में हेल्प करेंगे. इट विल नॉट मेक इट एज स्टेबल एज द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन वाले में 3 मिथाइल थे बट इस वाले में सिर्फ 2 मिथाइल हैं. सो इट विल बी कंपैरेटिवली लेस स्टेबल देन द फर्स्ट वन. तो ये था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन. सो वी हैव दीज 2 कंपाउंड्स. ये दोनों के दोनों कार्बन आयन है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है.
नेगेटिव चार्ज का ये मतलब हुआ कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने के कारण ये अनस्टेबल है। नाउ लुक एट दीज मिथाइल ग्रुप्स। यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर पुश कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा? इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले ही हाई थी, अब और भी ज्यादा हाई हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ? दिस कार्बन आयन बिकेम हाईली अनस्टेबल। नाउ लुक एट द सेकेंड वन। सो यहाँ पे हमारे पास 2 मिथाइल है विच इज लेस देन द प्रीवियस वन। सो ये 2 मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हमें पता है, बट इट विल नॉट अफेक्ट दिस कार्बन आयन एज मच एज द फर्स्ट वन, क्योंकि वहां पे 3 मिथाइल थे और यहाँ पे सिर्फ 2 मिथाइल है। सो द फर्स्ट वन वॉज हाईली अनस्टेबल एंड द सेकेंड वन इज कंपेरेटिवली लेस स्टेबल। तो इसका ये मतलब हुआ दैट सेकेंड वन इज मोर स्टेबल देन द फर्स्ट वन। तो इंडक्टिव इफेक्ट यहां पे काम आता है। सो लेट्स सी नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सो नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ एसिड। सो वी हैव 2 एसिड्स हियर। अब इन दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। सो व्हाट एक्चुअली मेक्स देम एसिड? दिस पार्ट। अगर ये H पॉजिटिव को यानी कि प्रोटॉन को इजीली लूज कर देता है देन इट इज अ गुड एसिड। सो इन दोनों में से जो कोई भी H पॉजिटिव को इजीली लूज कर दे दैट विल बी द बेस्ट एसिड। अब हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो सबसे पहले दोनों को एक्सपैंड करो। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन। सो वी हैव क्लोरीन अराउंड दिस कार्बन। और क्लोरीन का क्या काम होता है? इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर स्नैच करता है। सो वी हैव 3 क्लोरीन्स हियर, यानी कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। सो दे विल स्नैच इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देम। सो इसके रिटर्न में क्या होगा? दिस कार्बन विल स्नैच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन एंड दिस कार्बन विल स्नैच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? दिस ऑक्सीजन विल स्नैच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस हाइड्रोजन और इस कारण से ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन की ओर और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं एंड दिस H विल लीव एज H पॉजिटिव। सो 3 क्लोरीन के कारण इसमें इतनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी कि H पॉजिटिव इस कंपाउंड को छोड़ देगा। सो दिस कंपाउंड इज वेरी एसिडिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे। सो इस कंपाउंड में हमारे पास 2 क्लोरीन। तो ये 2 क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करेंगे बट नॉट मोर देन द प्रीवियस वन। सो यस, H पॉजिटिव विल लीव दिस कंपाउंड बट इट विल नॉट बी एज एसिडिक एज द प्रीवियस वन। पहले वाले में 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप थे और दूसरे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। सो द फर्स्ट वन इज मोर एसिडिक एंड सेकेंड वन इज कंपैरेटिवली लेस एसिडिक। तो ये था एसिडिक स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रेंथ। सो लेट्स डू इट। नाउ लेट्स लुक एट दीज 2 कंपाउंड। नाउ वी हैव दीज अमीन ग्रुप्स। अब इन दोनों पे लोन पेयर लगा हुआ है। अब लोन पेयर के कारण ये होंगे लुईस बेस। जो अपना लोन पेयर इजीली डोनेट कर दे दैट इज अ गुड बेस। सो लेट्स सी व्हिच वन इज अ गुड बेस। तो सबसे पहले वाले में हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं और तीनों मिथाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो दे विल पुश देयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है दैट इज वेरी लाइकली टू डोनेट दैट लोन पेयर। सो दैट्स व्हाट मेक इट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाले में सिर्फ 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। सो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी बट नॉट एज मच एज द फर्स्ट वन। तो ये वाला भी लोन पेयर्स डोनेट करेगा बट नॉट एज स्ट्रांगली एज द फर्स्ट वन। सो अगर बेसिसिटी की बात करें, फर्स्ट वन इज मोर बेसिक देन द सेकेंड वन। तो ये था स्ट्रेंथ ऑफ बेस। सो दिस वाज आवर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे एंड दैट इज रेजोनेंस। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है रेजोनेंस। सो रेजोनेंस एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है जिससे कंपाउंड काफी स्टेबल हो जाता है। सो दिस इज बेंजीन और इस पे होता है रेजोनेंस। सो बेंजीन में ये डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेटली प्लेस्ड है, यानी कि डबल बॉन्ड्स एक गैप के बाद है। सो दिस इज अ साइन ऑफ रेजोनेंस। तो इसमें रेजोनेंस होगा। अब देखते क्या होगा। अब रेजोनेंस के कारण ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होंगे। तो ये वाला बॉन्ड गया इधर, ये वाला इधर एंड ये वाला इधर। तो ये सारे डबल बॉन्ड्स डिस्प्लेस हो गए। फाइनली दिस इज व्हाट वी गेट। अब ये वाले डबल बॉन्ड शिफ्ट होंगे
all of these double bond will shift. So double bond shift होने के बाद we will get this structure once again. तो यही चेंज चलता रहेगा. This structure will convert into this structure and this structure will convert into this structure. So this is resonance. Resonance is a sign of stability. ये जिस भी कंपाउंड में होता है वो काफी स्टेबल हो जाता है. अब रेजोनेंस के लिए एक चीज बहुत जरूरी होती है एंड दैट इज कंजुगेशन. अगर कंजुगेशन होगा सिर्फ और सिर्फ तभी रेजोनेंस होगा. सो लेट्स लुक एट ऑल टाइप ऑफ कंजुगेशन. सो दीज आर ऑल टाइप ऑफ कंजुगेशन. तो पहला है डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड. तो ये डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेटली प्लेस्ड हैं. सो दिस इज अ साइन ऑफ कंजुगेशन. और अगर कंजुगेशन होगा तो रेजोनेंस होगा. जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था, उसमें इस टाइप का कंजुगेशन था. अब डबल बॉन्ड को हम कहते हैं पाई बॉन्ड. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पाई पाई कंजुगेशन. अब नेक्स्ट है पी पाई कंजुगेशन. तो इसमें आप नोटिस कर सकते हो हमारे पास एक डबल बॉन्ड है और एक बॉन्ड के बाद हमारे पास लोन पेयर है. तो अगर हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिले तो रेजोनेंस होगा. तो इस डबल बॉन्ड को कहेंगे पाई बॉन्ड and this lone pair is a sign of p orbital. So this is p pi conjugation. अब नेक्स्ट है ये वाला कंजुगेशन. अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और एक बॉन्ड के बाद हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है. सो अगर ये होगा तो रेजोनेंस होगा. सो दीज आर ऑल टाइप ऑफ कंजुगेशन. अगर ये होंगे सिर्फ और सिर्फ तभी रेजोनेंस होगा, वरना नहीं होगा. तो रेजोनेंस के लिए कंजुगेशन जरूरी है. कंजुगेशन नहीं होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा. नाउ लुक एट दिस कंपाउंड. इसमें पहले डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर दोबारा सिंगल बॉन्ड और फिर बाद में डबल बॉन्ड. सो दिस कंपाउंड इज नॉट इन कंजुगेशन. कंजुगेशन के लिए डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटली प्लेस्ड होना चाहिए, पर यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटली नहीं है. सो दिस इज नॉट इन कंजुगेशन, यानी कि इस पे रेजोनेंस नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. So let's do hyperconjugation. तो hyperconjugation क्या है? So let's do an example and understand it. So this is propene. अब इस propene में हमारे पास एक डबल बॉन्ड है. So this is डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बाद इस वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे. और अल्फा कार्बन पे ये जो हाइड्रोजन्स लगे हैं, these hydrogens are called अल्फा हाइड्रोजन्स. So जैसे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में कंजुगेशन होता था, सो उसी तरीके से अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड है और ये जो डबल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में कंजुगेशन होगा. सो हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेजोनेंस. सो लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप. सो ये अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, इसे इधर शिफ्ट कर दो. सो हमने शिफ्ट कर दिया. अब क्या हुआ? अब इस कार्बन पे टोटल 5 बॉन्ड्स हो गए हैं. सो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो गई है. तो क्या होगा? सो दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट हेयर. इस डबल बॉन्ड में से जो ये एक बॉन्ड है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे. तो अब फाइनली ये बैलेंस हो गया. सो दिस इज फाइनली व्हाट वी गेट. सो दिस कंपाउंड विल टर्न इनटू दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड विल टर्न बैक इनटू दिस कंपाउंड. तो यही वाला चेंज चलता रहेगा. बोथ ऑफ देम विल इंटर कन्वर्ट इनटू ईच अदर. सो दिस इज हाइपर कंजुगेशन. पर अब नोटिस करने वाली बात यह है कि अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच में अब कोई बॉन्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड बॉन्डलेस रेजोनेंस. इसमें रेजोनेंस हो रहा है, बट रेजोनेंस के टाइम में एक बॉन्ड गायब ही हो गया. एंड इट इज आल्सो कॉल्ड सिग्मा पाई कंजुगेशन, क्योंकि ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड है. सो दिस इज सिग्मा पाई कंजुगेशन. क्वेश्चन ये आता है कि बॉन्ड ना होते हुए भी ये दोनों कैसे कनेक्टेड है. भले ही इन दोनों के बीच में से इलेक्ट्रॉन निकल गया हो, बट फिर भी इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग अभी भी एग्जिस्ट करती है. सो दैट्स व्हाई बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड. इसमें से सिर्फ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गया है, बट ओवरलैपिंग अभी भी एग्जिस्ट करती है. जिस कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन होता है वो कंपाउंड काफी स्टेबल हो जाता है. सो हाइपर कंजुगेशन इज अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी. Now let's do some application of hyperconjugation and understand it. So let's do stability of alkene. So we have these alkenes. So ये सारे alkenes हैं. So we have double bond in each of them. Now encircle alpha carbon
in all of them. So these are all alpha carbons. अब अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे हैं दे आर अल्फा हाइड्रोजन. तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने बारी हाइपर कंजुगेशन होगा, और जितने बारी हाइपर कंजुगेशन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. सो वी हैव दिस कंपाउंड. इसमें है 3 अल्फा हाइड्रोजन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. इसमें हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर और 3 अल्फा हाइड्रोजन है इधर, तो इसमें है टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन. अब इस कंपाउंड की बारी. वी हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन हियर एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन हियर एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन हियर. सो यहाँ पे हमारे पास टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन्स. नाउ लास्ट वन. इस वाले में हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन इधर है और 6 अल्फा हाइड्रोजन इधर है. सो वी हैव टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन इन इट. तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. सो लेट्स नंबर ईच ऑफ देम. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो स्टेबिलिटी वाइज फोर्थ इज द मोस्ट स्टेबलेस्ट, देन थर्ड वन, देन सेकंड वन एंड देन फर्स्ट वन. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन. तो अब तक हमने 3 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कर लिए हैं एंड दिस इज आवर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इट्स इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. सो लेट्स सी दिस कंपाउंड एंड अंडरस्टैंड इट. सो इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड नॉर्मल रहेगा जब तक लिए हम इसमें कोई रिएजेंट ना डालें. सो रिएजेंट के इम्पैक्ट में ये डबल बॉन्ड डिस्टॉर्ट हो जाएगा. सो लेट्स से कि ए और बी में से बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो रिएजेंट डालने के कारण दिस बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स बी. तो बी पे आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ए पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. अब जैसे ही जब तक लिए हम रिएजेंट डालेंगे तब तक के लिए डिस्टॉर्शन होगा और रिएजेंट हटाते ही ये डिस्टॉर्शन खत्म हो जाएगा. सो दिस इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड दिस इफेक्ट इज टेम्पररी. ये परमानेंटली नहीं होता. इट हैपेंस टिल वी हैव अ रिएजेंट इन दिस कंपाउंड. अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी 2 टाइप के होते हैं. एक होता है प्लस ई इफेक्ट और एक होता है माइनस ई इफेक्ट. सो लेट्स सी व्हाट्स द डिफरेंस. सो प्लस ई इफेक्ट में रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होता है और माइनस ई इफेक्ट में रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल होता है. सो लेट्स सी प्लस ई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट फर्स्ट. सो दिस इज आवर एल्कीन और इस पे H पॉजिटिव अटैक करेगा. सो H पॉजिटिव है हमारा इलेक्ट्रोफाइल. सो दिस इज प्लस ई इफेक्ट. अब इस अटैकिंग रिएजेंट के कारण ये डबल बॉन्ड डिस्टॉर्ट हो जाएगा. द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड विल शिफ्ट ऑन दिस कार्बन. तो इससे क्या होगा, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. अब हमें ये पता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर. सो H पॉजिटिव इस नेगेटिव कार्बन के साथ अट्रैक्ट होगा. सो अल्टीमेटली वी विल गेट दिस कंपाउंड. अब नेक्स्ट है माइनस ई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. अब माइनस ई इफेक्ट में हम न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं. सो लेट्स यूज इट हियर. सो दिस इज आवर कार्बोनाइल और दिस इज आवर साइनाइड. सो साइनाइड हुआ हमारा न्यूक्लियोफाइल. दिस इज आवर रिएजेंट जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा. सो कार्बोनाइल में क्या होगा, कार्बोनाइल का ये डबल बॉन्ड डिस्टॉर्ट हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट ऑन ऑक्सीजन. सो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. अब हमें ये पता है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर. सो साइनाइड इस पॉजिटिव पार्ट के साथ जाएगा. सो वी विल गेट दिस कंपाउंड. सो दिस इज आवर माइनस ई इफेक्ट. इसमें हमने न्यूक्लियोफाइल यूज किया एंड दिस इज अ टेम्पररी इफेक्ट. जब तक ये रिएजेंट है तब तक के लिए डिस्टॉर्शन होगा और जब रिएजेंट हट गया तो ये डिस्टॉर्शन खत्म हो जाएगा. सो दीज वर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है और जब जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे दिस कॉन्सेप्ट विल कम अगेन एंड अगेन. यू विल सी दैट. सो दिस वाज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे. अब चलते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस पे.